हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 54 फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स 3 types of flower seeds A1, A2, A3. They are sold in the form of a mixture where the proportions of these seeds are 4:4:2 respectively. The germination rates of the 3 types of seeds are 45%, 60%, and 35% respectively. Based on the above information, ये बात, calculate the probability that a randomly chosen seed will germinate. तो पहले हम लिखते हैं बेसिक इवेंट्स के बारे में, ठीक है। बेसिक इवेंट्स से शुरू करते हैं। तो इवन मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सीड इज ऑफ टाइप A1। A1 टाइप का जो सीड है उसको मैं मान लेता हूँ E1, ठीक है। इसी तरह से E2 में मान लेता हूँ सीड इज ऑफ टाइप A2, और इसी तरह से E3 में मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में बताया गया, ये देखिए इस लाइन से अभी मैं उठाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी E1 की, E1 इवेंट क्या है, A1 सीड को सिलेक्ट करना। तो उसको यहाँ देखिए, यहाँ क्या उसका हिस्सा कितना आ रहा है, 4, कितने में से, 10 में से। तो ये हो जाएगी E1 की प्रोबेबिलिटी। अब इसी तरह से E2 क्या है, A2 को सिलेक्ट करना, मतलब इसको। तो इसका हिस्सा क्या है अभी, 4, कितने में से, 10 में से। सिमिलरली ये वाला तीसरे वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब A3 सीड को सिलेक्ट करना, वो है 2/10। ये दिया हुआ था हमें, ठीक है। आगे जर्मिनेशन की बात की है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक इवेंट में लिखता हूँ सीड विल जर्मिनेट, ठीक है। अब इन चीज़ों को पढ़ते हैं, थोड़ा मैं इनको हटाता हूँ पहले, तो थोड़ा क्लीन करते हैं। ये देखिए अभी इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो। सीड्स जो हैं, जर्मिनेशन A1 सीड के जर्मिनेट होने के चांसेस 45% हैं, A2 के 60% हैं, और A3 के 35% है। इसका मतलब ये दिया हुआ है अभी देखो क्या है कि E1 बाई ऊपर ए, मतलब A1 जो सीड है उसके जर्मिनेट होने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी वो है 45%। जिसको नीचे लिखेंगे वो सीड है, जैसे कि देखिए मैं लिखूँगा पहले A2 सीड को चुनना, फिर A का मतलब क्या, उसका जर्मिनेट होना, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी दी हुई है 60%। तो ये है 60/100। इसी तरह से A/E3 का क्या मतलब है, पहले E3 की बात करनी है आपने कि आपने A3 बीज को सिलेक्ट किया है, फिर ऊपर कैपिटल A है, उसका मतलब है उसके जर्मिनेशन की बात। वो कितना है अभी, ये रहा 35%, ठीक है। ये हमें मिल गया। उसके बाद आते हैं फर्स्ट पार्ट को, देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन सीड विल जर्मिनेट। तो भाई हमने कहाँ पहुँचना है, जर्मिनेशन पे, ये है, ये पूछा गया। तो अब इसका तो सीधा सा मतलब है कि ये टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला रास्ता ही हमें चूज़ करना पड़ेगा। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपने निकालनी है तो ये आपका बनेगा पाथ, और लास्ट में PE3 PA/3, ये होता है फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का। अब इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं हम। PE1 हमने लिखा था अभी ऊपर 4/10, A/E1 45/100, PE2 वो भी लिखा था हमने 4/10, PA/E2 60/100। ये सारी वैल्यूज़ हमने लिखी हुई हैं ऊपर, तो वहीं से मैं फिल कर रहा हूँ 2/10, और यहाँ पे है 35/100।
एलसीएम यहाँ पे आ रहा है 1000। यहाँ पे एलसीएम के बाद थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये देखिए ये 0 है, 7 4 11 8 19, 1 2 1 3 1 4 है। तो इसको अगर काटना चाहो काट सकते हो। यू कैन राइट इट एज 40.49 और यू कैन राइट इट एज 49%। दैट्स योर चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड इज ऑफ टाइप A2 गिवन दैट अ रेंडमली चूजन सीड जर्मिनेट। गिवन दैट वाली बात को पहले आपने पढ़ना है कि भाई सीड जो है जर्मिनेट हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो A2 टाइप का है। तो ये 22 का फील है कि 22 में ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या है, सीड जर्मिनेट हो चुका है, तो आप लिखेंगे नीचे कि सीड तो जर्मिनेट हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो A2 है। A2 मतलब क्या इवेंट रखा था हमने A2, तो ये पूछा उसने। और ये है बेस थ्योरम का काम। बेस मतलब रिवर्स प्रोबेबिलिटी, उल्टी प्रोबेबिलिटी। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन इस तरह से ही बेस में आते हैं। चलिए इसको लिखते हैं अभी PE2 PA/E2 और यहाँ पे PA। अब इसकी वैल्यू मैं ऊपर से उठाऊंगा, आपने ध्यान रखना। ये देखिए P2 A/2 यहाँ था, तो इसकी वैल्यू ये रही, तो इसको मैं यहाँ से जल्दी से उठा लूँगा। PA की वैल्यू ये रही मेरे पास, ये वाली उठाऊंगा मैं क्योंकि मैं कैलकुलेशन को थोड़ा इजी वे में करना चाहता हूँ, तो दैट विल बी बेस्ट सूटेड। अब देखिए इसको काटते हैं। ये देखिए ये कट गया, ऊपर क्या आया 240, नीचे 490 और ये बन गया 24/49। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो भाई ये वाली हमारी प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन जो है यहीं ख़त्म होता है। इसको मैंने अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की कि कैसे बेस को सोचते हैं, कैसे टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी को सोचते हैं, क्या उनके फॉर्मूलाज हैं, कैलकुलेशन को कैसे इजीली आपने हैंडल करना है एग्ज़ाम में, ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना है इस पर। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में हमारे जो हैं काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं, मोर देन हाफ सेंचुरी हो चुका है। देखिए 54th है, अभी इसमें मैं और ऐड करता रहूँगा। और अगर आपने नए केस स्टडीज़ करने हैं तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसका एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं जो पर्सनली सुजेस्ट करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि भाई इतने केस स्टडीज़ जो मैं 2 प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, इस केस स्टडी का खजाना जिसमें अभी आप बैठे हो, और जो दूसरी जिसका लिंक लास्ट में, इतने केस स्टडीज़ बहुत हैं, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा केस स्टडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। ठीक है, क्योंकि और भी बहुत है कुछ है करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप यही 2 प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से सुने, नोट करें, लिखें उसको बार बार, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाइजेस्ट करें। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने अपना टाइम मैनेज करना है कि भी देखिए आपको मिनिमम 1 2 3 वो आप देख लो कितने आपको सूट करते हैं, ताकि आप दोनों प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से कर सको। ठीक है, अगर आपको मेरा जो मेथड है समझ आ रहा है बढ़िया तरीके से, और मैंने सारी केस स्टडीज़ एक ही जगह पे इकट्ठी कर दी इन 2 प्लेलिस्ट में, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आपको कहीं और हाथ पैर ना चलाने पड़े। ठीक है, तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना भी बनता है। ठीक है, और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से अपना जो गोल है अचीव कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। बाय बाय, टेक केयर।